हेलो एवरीवन। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं, या फिर ये लगा लो कि जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। देखो, पहले तो हम इसका नाम लिख लेते हैं। क्या है ये चैप्टर? क्या है हमारा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। मेन चीज़ है आपकी ये। देखो, सबसे पहले तो मैं क्या देखा हमने कि हम पढ़ क्या रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस। कौन सी पढ़ रहे हैं? लीनियर वाली, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये तो हमने देख लिया कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ किसके साथ रहे हैं? किस चीज़ को यूज़ करके पढ़ रहे हैं? विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। जिनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है, नया टॉपिक है हमारे लिए, तो हम इसको बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है? अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ, वो क्या होती है? इज द वन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल और क्या, इट्स डेरिवेटिव्स। जिस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल्स और उनके डेरिवेटिव्स अक्कर होते हैं, यानी कि होते हैं इक्वेशन में, दोनों ही चीज़ें होती हैं ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। जिस इक्वेशन में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स होते हैं किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट डिग्री। एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लीकेशन नहीं होती है। सेकंड कंडीशन क्या है? नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। एंड द कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट। क्या क्या? थर्ड कंडीशन ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारी सेकंड है, और हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है? कि जो कोफिशिएंट है, जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट हैं। वो होती है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या होती है? कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और उन डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स होते हैं। कंडीशन साथ में क्या लगती है कि ये जो इक्वेशन बननी है ये फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है? कि जो कोफिशिएंट्स है वो क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। अब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखी हमने? पी नोट डी एन वाई बाई डी एक्स एन। अब p बढ़ता चलेगा और n की पावर घटती चलेंगी। p1 डी एन माइनस वन डी एक्स की पावर n माइनस वन प्लस, और ये साथ में हमारा ये जो y फंक्शन चल रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है? p2 डी एन की पावर माइनस टू और डी एक्स की पावर n माइनस टू, और साथ में हमारा फंक्शन क्या चल रहा है? y। ऐसे ही करते करते हम n तक पहुंच गए। पी एन और y हमारा फंक्शन एज इट इज़ है ही। ये हमने इक्वल लिख लिया x के, और इस इक्वेशन को हमने नंबरिंग दे दी 1। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, हम पढ़ते हैं, हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि हमारे जो ये है ना, पी नोट हो गया, p1 हो गया, p2 हो गया, pn हो गया, और ये जो x है, लिखो इनको यहाँ पे कि आपका जो पी नोट है, p1 है, p2 है, ऐसे करते करते आप pn तक चले गए, और आपका जो x है, ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें या तो क्या होंगी? x का फंक्शन होंगी, फंक्शन ऑफ x, या फिर क्या? कांस्टेंट। अगर आपके पी नोट, p1, p2, pn, x इन सारों की वैल्यू क्या क्या हो, या तो कोई x का फंक्शन हो और कांस्टेंट हो, तो आप इसको क्या बोलोगे फिर? इक्वेशन को
जो आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन है ये, इसको क्या बोलोगे फिर आप इसको बोलोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, क्योंकि ये हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन ये तो केस हो गया कि आपके पास क्या क्या हो, फंक्शन ऑफ एक्स हो और कांस्टेंट हो। लेकिन हमारे पास अगर कांस्टेंट हो, सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स ना हो, यानी कि जो आपकी P0 P1 P2 से लेके Pn तक की जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी क्या हों, सिर्फ कांस्टेंट हो, तो फिर क्या बोलोगे इसको? तो फिर हम इसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर। हमारे चैप्टर का नाम भी तो यही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, यानी कि इस चैप्टर में हम ये वाली चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप आगे देखो, आगे ये क्या कहता है। हमें डिफरेंशिएशन करना तो आता है, डिफरेंशिएशन तो हम +1 क्लास से करने लग गए थे। और अगर हम बोलें, हमें बोला गया है, ये चीज़ तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसको हम कैसे करते हैं। आपका डी कोई एक सिंबल दिया गया है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपका रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशियल ऑपरेटर को। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर हम जब +1 +2 में +1 में हमने स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन करना सीखा था, तो उस टाइम हमें क्या बताया जाता था कि जो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको कैसे लिखते थे, d/dx। अब सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो d/dx हो इसको हम क्या लिखेंगे, आगे चल के d लिखेंगे। ठीक है, और किस पे अप्लाई करेंगे? मान लो हमें कोई भी यहाँ पे फंक्शन दे दिया जाए y, किसी भी हम y फंक्शन के ऊपर जब हम d/dx अप्लाई करते हैं, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, या फिर उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, d से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम उसको तो यूजुअली हम d के लिए कैसे लिख सकते हैं, जो आपका d/dx है उसको तो लिखेंगे हम d से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपका dx2 है तो रिप्रेजेंट करेंगे d² से। लेकिन और आपका dx3 है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, d³ से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही अगर आपका n तक चला जाता है, dn dxn, तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे dn से। यही आपकी मेन चीज़ है। अब आप आगे देखो, आगे क्या है, आपकी जो इक्वेशन नंबर आपको दी गई थी, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, अगर हम इसको डी की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? हमारा P0 तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, और हमारा जो ये कहाँ गया, dn dxn, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d⁴n लिख सकते हैं, और साथ में हमारा y। ऐसे ही फिर P1 एज इट इज़, और d⁴, जैसे हम d⁴xn- ऐसे चल रहे थे ना, एक घटती चल रही थी, ऐसे ही d⁴n-1, और y हमारा कोई फंक्शन होगा, प्लस P2 d⁴n-2 y। ऐसे करते करते हम Pn तक पहुंच गए, और फंक्शन हमारा वही चल रहा है, y = x। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरी इक्वेशन में से y को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, P0 d⁴n प्लस P1 d⁴n-1 प्लस P2 dn⁻n-2 d⁴n-2। ऐसे करते करते Pn तक चले जाएंगे हम, और d इसमें लास्ट में बचता ही नहीं है, और कॉमन हमारा क्या था, y था, और ये किसके इक्वल आ गया, हमारा x के इक्वल आ गया। यानी कि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हम लेके चले थे, ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी, हम इस इक्वेशन को अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो आगे आपको क्या बोला गया है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है
उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, जो हमने ये बुक बिल्कुल स्टार्ट करी थी जिस दिन, उस दिन हमने पढ़ा था जनरल सॉल्यूशन। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन ही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। देखो इसमें क्या बोला गया है, इफ y इज इक्वल टू y1, y इज इक्वल टू y2, y इज इक्वल टू yn तक चला जाए। ये सारे क्या आपके लीनियर डिफरेंशियल सॉल्यूशन है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो दी गई है हमें, ये हमारी इक्वेशन है। ऐसी होती है ना हमारी इक्वेशन, जैसे p की फॉर्म में चल रही थी, वैसे ही हमारा a0 dn प्लस a1 d की पावर n-1 ये घटती चल रही है और ये बढ़ती चल रही है। लास्ट में आपका an बच गया और फंक्शन हमारा y कॉमन आता ही था, इज इक्वल टू 0। हमने यही पढ़ा था अभी। देखो y हमारा कॉमन है, इक्वल टू x है, और अंदर हमारी ये वाली टर्म्स होती हैं p वाली, और इसको हमने अब क्या किया, p को a से सिर्फ रिप्लेस कर रखा है। देन y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2, यहाँ ऐसे करके cn yn तक इज द जनरल या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारी कौन सी थी, ये वाली थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या बोल रहा है कि इसका जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन है ये, वेयर c1 c2 से लेके cn तक ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। देखो अब हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। हमारी गिवन इक्वेशन क्या है, देखो हमें इक्वेशन जो दी गई है ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको लिखेंगे अब हम। हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, द गिवन इक्वेशन इज a0 d की पावर n y प्लस a1 d की पावर n-1 और y प्लस a2 d की पावर n-2 और फंक्शन हमारा y एज इट इज चले रहा है। ऐसे करते करते कहाँ तक चले गए, n टर्म तक चले गए, y इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है। और हमें साथ में क्या बोला गया है कि जो हमारा y है वो y1 पुट करेंगे हम उसको एक बार। तो देखो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते थे फर्स्ट ईयर कैलकुलस में, सेकंड चैप्टर होता था आपका। तो आप क्या करते थे, एक बार तो फंक्शन को इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि एक बार तो हमारा जो फंक्शन है, इस फंक्शन में हम जो इक्वेशन है y को y1 पुट कर देंगे कंप्लीट इक्वेशन में। फिर अगली बार क्या करेंगे, y को y2 पुट कर देंगे। ऐसे करते करते हम y को yn तक पुट कर देंगे। जब हम y को y1 पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या बनती है, a0 dn/y1 प्लस a1 dn-1 y1 और प्लस a2 dn-2 y1। ये फंक्शन हमारा जो y है वो y1 की फॉर्म में चल रहा है। ऐसे ही हम n तक पहुंच जाएंगे, an/y1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर हम y2 लिख लें, a0 dn/y2 प्लस a1 dn-1 y2 a2 dn-2 y2 प्लस an और y हमारा जो फंक्शन है वो 2 की फॉर्म में चल रहा है। ऐसे ही करते 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 हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में भी ऐसे ही करते थे ना, और लास्ट में n तक पहुंच जाते थे। तो अब क्या करेंगे, a0 d की पावर n yn प्लस a1 dn-1 और y हमारा क्या है n। ऐसे ही a2 dn-2 और yn। ऐसे ही करते करते फिर हम वापस n तक पहुंच जाते हैं, a n तक, और y भी हमारा yn तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है। इक्वेशन 1 हमने इसको मान लिया, हम इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। वैसे इनके मानने की नीड नहीं है लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई अबो इक्वेशन सक्सेसिवली बाय c1 c2 से। इन सारे इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट इक्वेशन को c1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या करेंगे c2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे करते करते इसको cn से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये लास्ट में आपका जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, और इन सबको फिर आप आपस में ऐड कर देंगे। इन सारों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको c1 से मल्टीप्लाई किया, जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है उसको आपने c2 से मल्टीप्लाई किया, नहीं, इक्वेशन नंबर 2 को
C1 से, इक्वेशन नंबर 3 को C2 से। क्यों? क्योंकि हमने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो तो सिंपल जो हमारा फंक्शन दिया गया है वो वाली इक्वेशन मानी है। पुट करना तो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड से स्टार्ट किया है। 1 पुट किया है हमने 2 में, इक्वेशन नंबर 2 मिली है तो इसको हम 1 पुट कर रहे हैं, C1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, C1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारी उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। इक्वेशन नंबर जो हमारी n लगा लो या इसको इक्वेशन नंबर 4 लगा लो, इसको हम Cn से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Cn से। और फिर क्या कर रहे हैं, इन सभी को आपस में प्लस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन सब का एडिशन कर रहे हैं। हम इन सब का एडिशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A0Dn। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा अंदर क्या, C1y1 C2y2। कैसे बचेगा, देखो ये है C1 C2 Cn, ये ठीक है। और इनमें से कॉमन लेंगे अब हम, किस किस में से, जो आपके ये वाले इक्वेशंस हैं इनमें से देखो A0 और Dn है जो, इनमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। अगले वाले को इसमें से कॉमन लेंगे, फिर अगले वाला इसमें से कॉमन आएगा, फिर अगले वाला इस n वाली टर्म में से कॉमन आएगा, ठीक है। ऐसे कर रहे हैं इसको। तो इस जब इक्वेशन में से हमने A0 Dn को कॉमन लिया, कंप्लीट में से आ गया, अंदर क्या बचा, C1y1 C2y2 Cn yn, ठीक है। ये अप टू कहाँ तक चला जाएगा, Cn तक। ऐसे ही जब हम A1Dn-1 कॉमन लेंगे इस इक्वेशन में से, A1Dn-1 सारों में कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा ये C1y1 C2y2। ऐसे ही करते करते ये भी Cn तक चला जाएगा। ऐसे ही फिर जब हम n वाली टर्म को लेते हैं, क्या बनेगा, An बाहर निकल गया और अंदर आपका क्या बच गया, C1y1 C2y2 अप टू Cn yn। और इक्वेशन को इक्वेट किससे करवा रहे थे हम, 0 से इक्वेट करवा रहे थे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, दिस शोज दैट y इज इक्वल टू C1y1 प्लस C2y2 अप टू Cn yn इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये जो हमारा लास्ट में निकला है, ये वाली चीज़ जो सारों में कॉमन निकली है, इसका मतलब क्या है कि ये एक सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। एज दिस सॉल्यूशन कंटेन्स एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, n तक थे हमारे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो C1 से लेके Cn तक आए हैं, तो n टाइम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमारे। सो दिस सॉल्यूशन इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया, कंप्लीट सॉल्यूशन मान लो इसको या फिर जनरल सॉल्यूशन लिख लो, आपकी मर्जी है, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। या तो आप इसको कंप्लीट सॉल्यूशन मान लो या फिर क्या लिख लो, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों एक ही बात है। अब हम देखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इसको ए ही लिख लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि आगे हम इतना लेंथ तो लिखेंगे नहीं ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हमने ए ई से हम इसको ऐसे ही लिखेंगे आगे ए ई। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू ज़ीरो। क्या कर रहे थे, हमारी इक्वेशन क्या थी, A0Dn प्लस A1Dn-1 A2Dn-2 ऐसे करते करते n तक अप टू An। और हमारा फंक्शन क्या है, y है, इज इक्वल टू 0, इक्वेटिंग टू 0। द सिम्बॉलिक कॉन्फिशिएंट ऑफ y इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये वाली जो है हमारा जो कोफिशिएंट है y का, y फंक्शन का जो कोफिशिएंट है, अगर हम उसको 0 से कंपेयर करवा देते हैं तो वो क्या बनती है, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हमने ये इक्वेशन तो लिख ली और हमारा जो A0 A1 A2 ये An है, An तक है, ये हमारे क्या है, सारे के सारे कांस्टेंट हैं। क्या क्या, जो A0 A1 अप टू An क्या है, ये हमारे कांस्टेंट दे रखे हैं। अब क्या करेंगे, मान लिया हमने कि y इज इक्वल टू e की पावर m x है,
ये जो चीज़ दी गई है हमें, हमारा जो फंक्शन y है इसके लिए कर रहे हैं हम इसको y इज इक्वल टू मान लिया हमने e की पावर mx। ये क्या है, कोई भी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। हमारी इक्वेशन ये है, y के लिए मान रहे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो आंसर, जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा वो इसी इक्वेशन का निकलेगा। इक्वेशन नंबर, इसको फिर से 1 मान लो। अगर इक्वेशन नंबर आगे बढ़ा के लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही अलग स्टार्ट हो गया। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, तो हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर mx है, और हम इस पे अगर d अप्लाई करते हैं, dy, d का मतलब क्या है, d किसको रिप्रेजेंट करता है, d बाई डी एक्स को, यानी कि डिफरेंशिएशन को। तो हमारा अगर y ये है तो हमारा dy क्या बन जाएगा, अगर हम d को यहाँ पे m से रिप्लेस कर दें, अरे m से रिप्लेस कर देते हैं तो e की पावर m x, और हमारा जो बनेगा, अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएशन लेते हैं इसका, d2y किसके इक्वल बनेगा, हम इसको m से रिप्लेस कर रहे हैं तो m स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है, की पावर mx। ऐसे करते करते n तक d की पावर n y इज इक्वल टू m की पावर n e की पावर mx। ठीक है, अब आगे देखो, हमारी जो वैल्यूज़ निकली हैं ये, अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इनको पुट कर देते हैं, और जब हम इनको पुट करेंगे तो ये क्या लिखी जाएंगी, ए नोट तो हमारा एज इट इज़ m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 m n माइनस 2, ऐसे करते करते n तक चले गए हम। और हमारा y की वैल्यू हमने क्या मानी थी, e की पावर m x माना था, इक्वल टू 0। हमने कंपेयर किया तो यही लिखा है ना, जो dn है उसको किससे रिप्लेस किया है, m की पावर n से, जो हमारा a1 है उसको रिप्लेस किया, सॉरी dn माइनस 1 है उसको रिप्लेस, कैसे सारों को रिप्लेस कर दिया हमने। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनी ये। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें इक्वेट करवाना है इसको, जो हमारी ये वाली इक्वेशन बनी है। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करवा दें तो हम इसके, जो हमारा राइट हैंड साइड है वो 0 है, तो एक बार हम क्या कर लेते हैं कि जो e की पावर mx है इसको लिखते हैं हम इक्वल टू 0। क्या, अब एक बात बताओ मेरे को, क्या कोई फंक्शन 0 हो सकता है, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे जैसे ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि या तो ये वाली चीज़ 0 है, जो आपका ये कोफिशिएंट था, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अब हमें ये बताना है कि जो 0 है ये किस वजह से 0 बना है राइट हैंड साइड में। आपकी इक्वेशन ये है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, और इसको इक्वेट करवाया गया है 0 से, यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि आपका जो रिजल्ट है इस इक्वेशन का वो 0 है। 0 कब आएगा, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। हमने मान लिया ये 0 है, लेकिन एक बात बताओ, क्या कभी कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू हम 0 देते हैं? अगर हम 0 देंगे तो फिर हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, अगर इंटीग्रेशन करना तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे। हमारे पास कोई फंक्शन होगा तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, कोई थ्योरम बनाएंगे तभी तो होएगा ना ये सब। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारी y की वैल्यू है, ये 0 नहीं है। तो किसको इक्वेट करवाएंगे, 0 को इससे इक्वेट करवाएंगे। तो आपकी ये वाली चीज़ क्या हो गई, 0 हो गई। अब इसको हम लिख लेते हैं a नोट m n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 m की पावर n माइनस 2 और अप टू a n इज इक्वल टू 0 है। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो इसको। तो यहाँ से क्या पता चला कि e की पावर जो आपका mx है विल बी द रूट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर जो m है, m जो आपका है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का कोई रूट है, तो इसका मतलब जो आपका ये कंप्लीट दिया गया है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का आपका कोई भी एक रूट मिलेगा। तो आपकी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ये। अब आप जब क्वेश्चंस में सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा, फंक्शन में जो आपका जैसे y लगा लो या कुछ भी लगा लो, जो भी आएगा वो बाहर आ जाएगा, और जो उसका कोफिशिएंट बचेगा उसको 0 से कंपेयर करवाना। ये जो इक्वेशन बनेगी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। अब देखो आपकी इक्वेशन जो अब तक बनती आ रही थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, a नोट, सॉरी अभी हम इसको लिखते हैं वापस से d की फॉर्म में, क्योंकि अब हम केस बनाएंगे इसके। a नोट dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 अप टू n तक जाएगा।
और y कोई फंक्शन है ही इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी है, ये वाली, और इसको क्या नाम दे रखा हमने, दो बार लिखने से बेटर है कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, हमने ऐसे ही मान लिया इनको। अब केसेस क्या बनते हैं, मान लो केस नंबर जो हमारा फर्स्ट बनता है, वो क्या बनता है कि व्हेन ऑल रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिफरेंट। ये हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, इसके जितने भी हमारे रूट बनेंगे, अगर मान ले हम उनको कि वो सारे के सारे रियल हैं और सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो क्या मतलब होता है इसका, आपको क्या करना है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। अगर आप बोलोगे, वैसे मैं सोल्व करवा ही देती हूँ, लेकिन पहले आप एक बार ही देख लो। जो आपको याद रखना है, जिसके थ्रू आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, वो क्या होगा, ऑल रूट्स m1 m2 mn तक, ये सारे के सारे, अभी हमारा जो केस फर्स्ट है वो क्या है कि जो रूट निकलेंगे वो रियल हों और क्या हों, सारे के सारे डिफरेंट हो। तो आपका जनरल सॉल्यूशन आपको कैसे निकालना है, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e m2x, ऐसे करके n तक cn e की पावर m n x। और अगर आपके जो दो रियल रूट हैं m1 और m2 दोनों इक्वल हैं, कोई भी आपके दो रियल रूट हैं जो वो इक्वल मान लिए हमने, और जो बाकी के रूट हैं वो रियल हैं और डिफरेंट हैं, यानी कि रियल रूट तो सारे ही हैं, लेकिन क्या है, m1 m2 कोई भी दो रूट इक्वल भी हैं और बाकी सारे उनसे अलग हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है आपको, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x ई की पावर m1x प्लस ये 1 हो गया c1, ये c2 हो गया। अब हमारी टर्म किसकी आ गई, c3 की, तो c3 आपको एज इट इज आगे ही चलेगा, c3 m3x प्लस cn e की पावर m n की पावर x। ठीक है, अब देखो केस नंबर 3 में क्या है आपका इमेजिनरी रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा। इस फॉर्म में आप +1 क्लास में आयोटा वाला चैप्टर पढ़ते थे, ऐसे ही आपने जो अब पहले किया है वो नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक है, उसमें भी ऐसा ही कुछ पढ़ा है आपने। आपके 2 इमेजिनरी रूट हैं और बाकी रूट आपके क्या हैं, रियल, यानी कि 2 जो आपके रूट निकलेंगे वो तो निकलेंगे इमेजिनरी, और बाकी जो आपके बच के वो सारे के सारे रियल रूट होंगे। तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे, इन वैल्यूज़ में पुट करके। और अगर आपका ये वाली जो चीज़ें हैं, आपके जो 4 रूट हैं, यहाँ पे तो क्या क्या आपके 2 रूट इमेजिनरी हैं, और लेकिन अगर आपके 4 रूट इमेजिनरी है बाकी रियल हैं, तो आप इसको इस तरीके से निकालोगे। एक बार इनको सॉल्व कर लेते हैं, कहीं आपको इशू ना आ जाए इनमें फिर। ठीक है, देखो मान लिया हमारी जो ये वाली चीज़ें, देखो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसमें जो m की पावर n -1 ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो m1 m2 m3 अप टू mn तक, ये क्या है, रियल रूट है, सारे के सारे रियल रूट प्लस डिफरेंट। क्यों, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, ये वाली चीज़ कि केस 1 में क्या है, रूट तो हाँ इस इक्वेशन के जितने भी निकलेंगे वो सारे के सारे क्या निकलेंगे, रियल रूट निकलेंगे, लेकिन वो डिफरेंट होंगे सारे के सारे। वही फिर क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ई की पावर m1x, अगर m को m1 लिख दें, और अगर हम y इज इक्वल टू m को m2 से रिप्लेस कर दें तो e की पावर m2x, ऐसे करते करते y इज इक्वल टू ई की पावर m, और जो आपका ये n है, ये जो 1 2 3 4 ऐसे चल रहा था, ये n तक आ गया, और आपका फंक्शन साथ में क्या है, x लिखा हुआ है। और ये सारे के सारे क्या हैं, n इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसके सारे के सारे सॉल्यूशन हैं। तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, आपका जो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन है वो क्या निकलेगा, आपका फंक्शन y क्या बनेगा, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x अप टू cn e की पावर mn और x। ऐसा क्यों, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन हमारे अलग थे, सबकी वैल्यूज़ थी जो वो m1 m2 m3 कोई भी इक्वल नहीं था, सारे अलग थे, और रूट हमने पहले ही बता दिया कि सारे के सारे रियल रूट हैं। लेकिन अगला केस क्या बनता है, व्हेन 2 रूट्स, जो आपके 2 रूट हैं
वो तो होंगे आपके इक्वल। मान लिया कि हमारा जो m1 और m2 है वो दोनों इक्वल हैं, और बाकी हमारे जो m3 m4 अप टू mn तक चल रहे हैं वो सारे डिफरेंट हैं। अब आप क्या करोगे, देखो ये m1 है, ये m2 है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि दोनों ही इक्वल हैं तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ई की पावर m1x, और जो दूसरा है वो क्या है, y इज इक्वल टू ई की पावर m1x। ठीक है, और सॉल्यूशन हमारा इस तरीके से निकल ही रहा था। अब आप ये देखो, अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दो इनको, y इज इक्वल टू c1 ई की पावर m1x प्लस फिर से वही आपका c2, और जो आपका m1 m2 वाला है वो क्या है, ई की पावर m1 और m2 इक्वल है तो दोनों को एक ही लिख लेंगे x, और बाकी आपका c3 ई की पावर m3x अप टू n तक चला जाएगा cn ई की पावर mnx। ठीक है, अब देखो ये कॉमन है, इनमें क्या कॉमन है, ई की पावर m1x इनमें कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया, c1 प्लस c2, ये वाली चीज़ें आपकी अंदर बच गई। तो आपका सॉल्यूशन क्या निकला, ये दोनों तो आपकी एज इट इज़ लिखी गई, और कॉमन आपका आ गया ये, और आगे फिर वही आपका क्या क्या बना आपका c3 ई की पावर m3x, और आगे क्या आपके सारे डिफरेंट हैं, ई की पावर m4x अप टू n तक चले जाएंगे ऐसे करते करते, cn ई की पावर mn और x। ठीक है, ये दो रूट कॉमन हो गए। अगर आपको बोल दे कि 3 रूट कॉमन होंगे तो क्या करोगे, इसको भी 1 से रिप्लेस कर दोगे, c1 प्लस फिर अगले वाले में क्या बन जाएगा, c1 प्लस c2 प्लस c3 ऐसे, और ई की पावर m1n x, और फिर आप 4 से स्टार्ट कर दोगे क्योंकि 3 तो इन्होंने इक्वली बता दिए। ऐसे जितने भी बोले उतने लिख दो आप। ये था आपका केस नंबर 2, ये था आपका केस नंबर 2। अब आप देखो केस नंबर 3, जो आपका केस नंबर 3 है वो क्या बनता है, वो वाला क्या है, व्हेन 2 रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इमेजिनरी, जो 2 रूट हैं वो होंगे आपके इमेजिनरी, और बाकी सारे क्या होंगे, जो बाकी बचे हुए रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। तो अब क्या करोगे आप, अलग पेज ले लेते हैं वरना फिर कंफ्यूजन होगी इसमें। देखो कुछ ज़्यादा ही बड़ी वीडियो नहीं बन जाएगी, आप परेशान हो जाओगे ऐसे तो, पर कोई नहीं, ये लास्ट ही टॉपिक है, मतलब ये लास्ट जो आपके 4 ही केस हैं ये, इनफैक्ट केस तो आपके ये 3 ही है। अब आगे आपको कुछ नहीं करना, आगे तो सिर्फ एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके। देखो अल्फा प्लस आयोटा बीटा बी द इमेजिनरी रूट्स, 2 रूट हैं, प्लस और माइनस बन गए 2। इमेजिनरी रूट ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, जो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी क्या थी, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, जिसमें से y फंक्शन को हमने रिमूव कर दिया था, जो उसका कोफिशिएंट था सिर्फ वो वाला था। ठीक है, अब आप आगे देखो क्या है, तो बाकी के जो रूट है वो रियल हैं और डिफरेंट हैं। तो हमने मान लिया m1 जो हमारा m1 और m2 है, ये मान लिए हम दोनों, ये दोनों हमने मान लिए इमेजिनरी रूट मान लिए, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो क्या मान लिए, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। अब क्या करोगे, जो आपका फंक्शन आप वैसे ही आपने c1 c2 सारा सब कुछ निकाल ही रखा था, कहाँ निकाला था, ये आपका जो जनरल सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू c1। अब आपको जो भी करना ना सिर्फ डायरेक्ट इसमें पुट करके करना, बाकी अगर आप फंक्शन को बार बार वैल्यू पुट करके देखोगे तो कन्फ्यूजन ही होगी, सिवाय कन्फ्यूजन के और कुछ भी नहीं होगा। तो अब आप यहीं से देख लो डायरेक्ट कि y आपका फंक्शन है इज इक्वल टू c1 आपका कांस्टेंट है, जो e है, m को आपने क्या माना है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा वाली फॉर्म में लिखा है, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और बाहर आपका क्या है, x है ही, प्लस c2 e की पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा, एक बार अल्फा ना पॉजिटिव वाली में लिख लिया और एक बार नेगेटिव वाली में लिख लिया। अब आपके आगे सेम है ही, e की पावर m3x, ऐसे करते करते n तक चले जाएंगे,
सी की पावर एन ई की पावर एम एन एक्स, ठीक है। चेंज कहाँ हुआ, C1 और C2 वाले में, क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपके इमेजिनरी पार्ट हैं। अब आप ये देखो, अगर आप इनको ओपन करके लिखोगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, ई की पावर अल्फ़ा एक्स, और अंदर क्या बच जाएगा, इसमें से भी आप ई की पावर अल्फ़ा कॉमन ले लो और इसमें भी ई की पावर अल्फ़ा एक्स कॉमन ले लो। ई की पावर अल्फ़ा एक्स, ई की पावर अल्फ़ा एक्स दोनों में कॉमन है। अंदर क्या बच जाएगा, C1 ई की पावर आयोटा बीटा एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स, और आगे आपका ये एज इट इज़ चलेगा, सो ऑन चलेगा आपका, क्या सो ऑन चलेगा आपका, सो ऑन छोड़ो, इसको ऐसे ही लिख लो, C3 ई की पावर M3 एक्स, और कहाँ तक जाएगा, n तक, CN ई की पावर MN और साथ में x। अब जो चेंज होगा इसमें होगा। अब आप देखो, जो आपका आयोटा बीटा है, ये भी आयोटा बीटा है और ये भी। नंबर थ्योरी में हमने एक ही सेक्शन पढ़ा है अब तक, यानी कि हमारा जो चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 4 चैप्टर थे उनमें, तो वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, जो आपका आयोटा बीटा होता है वो किसके इक्वल, आयोटा थीटा मान लो, क्योंकि वहाँ पे हम थीटा पढ़ रहे थे। आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। हम यहाँ जो वहाँ पे जो हमारा थीटा होता है हम उसको बीटा मान ले, तो ये वही नहीं बन गया क्या, आयोटा थीटा आयोटा बीटा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ई की पावर अल्फ़ा एक्स बाहर लिखा और अंदर क्या बचा आपका C1, और इसको क्या लिख लोगे आप, क्या लिख सकते हैं इसको, कोस बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स, और यहाँ पे लाइन ख़त्म हो गई तो इसके नीचे लिख रही हूँ प्लस C2 कोस बीटा एक्स और माइनस साइन आयोटा साइन बीटा एक्स। माइनस साइन क्यों दिया, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है। जो 7th चैप्टर था हमारा नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें क्या था, सिर्फ पॉजिटिव बनाना होता था हमें, लेकिन अगले चैप्टर में क्या हो गया था हमारा, या फिर उसी की लास्ट एक्सरसाइज थी उनमें था कि आपका जो एंगल है उसको आप चेंज कर सकते हो। नेगेटिव साइन आपने यहाँ पे दे दिया। अब आप क्या करोगे, आगे की जो आपकी हैं वो एज इट इज़ लिख दोगे। क्या है आगे की, C3 ई की पावर M3 एक्स अप टू CN तक जाएगा, CN ई की पावर MN और साथ में x। अब आप क्या करोगे, अब देखो ये कोस बीटा है, ये कोस बीटा है, ई की पावर अल्फ़ा एक्स आपका पहले ही बार है, बड़ी ब्रैकेट दोगे, क्या कॉमन लिया, कोस ऑफ बीटा एक्स कॉमन लिया, C1 प्लस C2 बच गया, C1 प्लस C2। अब देखो अब क्या कॉमन लोगे, आयोटा और साइन बीटा एक्स कॉमन लोगे, अंदर क्या बच गया, C1 माइनस C2 बच गया। आगे आपका ये एज इट इज़ चल ही रहा है, क्या चल रहा है, C3 ई की पावर M3 और साथ में क्या है x है, अप टू n तक है, CN ई की पावर MN और साथ में क्या है आपका x है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ई की पावर अल्फ़ा एक्स, और क्या लिख सकते हो आप, आपका जो ये C1 C2 है आप इसको कैपिटल A से रिप्लेस कर दो, और C1 माइनस C2 है इसको कैपिटल B से रिप्लेस कर दो आप। तो क्या बन गया आपका, A कॉस बीटा एक्स प्लस B साइन बीटा एक्स, और आगे की टर्म आपकी है C3 ई की पावर M3 एक्स अप टू n तक जाएगा, CN ई की पावर MN और साथ में क्या है आपका x है। तो अब देखो आपकी जो ये वाली, ठीक है, आपका ये बन गया। अब आप क्या मान लो, देखो इसमें आप क्या करोगे, अब तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये आपका रियल रूट के फॉर्म में दिख रहा है, ये आपका इमेजिनरी के फॉर्म में दिख रहा है आपको। तो अब आप क्या करोगे, फोर फर्स्ट जो आपकी है वो क्या है, इमेजिनरी रूट्स रिपीटेड है। अगर अब आप आपके आगे क्या होंगे कि जो आपके रूट्स हैं वो रिपीट होने लग जाए, यानी कि क्या बोलना चाह रहा है कि अब तक तो आपने सिर्फ ये एक यानी कि दो ही इक्वल किए थे, अब तक आप दो का केस पढ़ रहे थे, अब आप आगे चार का पढ़ोगे। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था अभी, उसमें क्या था कि ये 2 इमेजिनरी पार्ट थे, इमेजिनरी रूट थे, और अगले वाले में क्या है, अगर आपके इमेजिनरी पार्ट ज़्यादा हो जाए, इससे 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, ऐसे हो जाए, तो फिर क्या करोगे,
If the auxiliary equation has two equal pair of imaginary roots, if alpha plus iota beta और alpha minus iota beta occur twice, then the complete solution is, तो आपका complete solution क्या बनेगा, y is equal to e की पावर alpha x as it is आपका, और c1 plus c2x आपकी ये फॉर्म बन जाएगी। और आपका बाहर क्या बचेगा, cos बीटा x, आपका ये cos बीटा x है ही, प्लस आपका क्या है आपके बार c3 प्लस c4x। ये वाला तो हमारा सिर्फ एक के लिए बन गया था, अब आगे कर रहे हैं तो हम इसके लिए ऐसे यूज़ करेंगे। अब क्या बनेगा, अब हमारा साइन वाला पार्ट बनेगा साइन बीटा x। आगे फिर आपका वही आपका कांस्टेंट क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब अगली अगली टर्म किसकी है, 5 की है, 5 की है, c5 e की पावर m 5x अप टू कहाँ तक जाएंगे, n तक, cn e की पावर mn और साथ में क्या आपका x। ठीक है, आपकी सेकंड करोलरी क्या है, इफ अ पेयर ऑफ रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन अकर इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक शर्ड, अगर आपका क्वाड्रेटिक शर्ड की फॉर्म में आए अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, अगर आपका इस फॉर्म में आ जाए और आपका जो बीटा है वो पॉजिटिव हो, तो आपका सॉल्यूशन किन टर्म्स में लिखा जाएगा, e की पावर अल्फा x। अब आप हाइपरबोलिक आपने अभी यूज़ किया था ना, 10th चैप्टर पढ़ा है ना, नहीं 10th वाला तो नंबर थ्योरी में क्या था, लॉगरिथम वाला था, तो इसका मतलब हमने जो 9th चैप्टर पढ़ा है वो वाला, c1 cos ऑफ एच एक्स रूट बी प्लस c2 साइन एच एक्स रूट बी। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये आपका क्या बन गया, रियल वाला, और ये आपका इमेजिनरी वाला। ठीक है, इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। आगे सिर्फ आपके एग्जांपल्स है, एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये वाले रिजल्ट याद रखने हैं। अच्छा यही है, अगर आपके सभी जितने आपके रूट है वो सारे के सारे रियल हैं और डिफरेंट, तो आप इस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि जनरल सॉल्यूशन निकालोगे। अगर 2 रियल रूट हैं आपके जो वो इक्वल हैं और बाकी सारे रूट रियल हैं लेकिन डिफरेंट है, तो ऐसे निकालोगे। इमेजिनरी रूट के लिए ऐसे निकालोगे। अभी हमने जो अल्फा बीटा वाला पढ़ा है, 4 इमेजिनरी रूट हों और बाकी सारे रूट रियल हों और लेकिन डिफरेंट हों, तो क्या करोगे आप, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता देना। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपके एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, पढ़ लेना ध्यान से, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इनफैक्ट आगे आगे जितने भी वीडियोस जाएंगी ना, सारों को अच्छे से तरीके से देखना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मैसेज करो या फिर मेरे को मेल आईडी में प्रोवाइड कर देंगे। वैसे तो हमारे कॉलेज के बच्चों के पास तो मेरा नंबर है ही, आप व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलो थैंक यू। चलो भाई पढ़ लेना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, बार बार बोल रही हूँ मैं आप सभी को, पढ़ लेना। ठीक है, बाय, थैंक यू।